प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत प्रेम गंगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रेमलता और आज आप सभी सीखने और समझने वाले हैं षष्ठा पाठ भारतीय संस्कारा, यानी छठा पाठ और भारतीय संस्कार। भारत में कुल कितने संस्कार हैं, उन संस्कारों के बारे में इस पाठ में आप सभी सीखेंगे और समझेंगे तथा उसे जानेंगे। तो बच्चों, आप सभी देख सकते हैं कि जैसे कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है कि यहाँ पर विवाह संस्कार हो रहा है। कौन सा संस्कार हो रहा है? विवाह संस्कार हो रहा है। ठीक है, चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है कि यह एक संस्कार है। आगे देखते हैं। आगे लिखा गया है कि भारतीय संस्कृते अन्यतमं वैशिष्ट्यं विद्यते यत् जीवने इह समये समये संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। अद्य संस्कारस्य सीमितो व्यङ्गरूपः प्रयुज्यते, किन्तु संस्कृते रूपकरणमिदं भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति। विदेशे निवसन्तु भारतीया संस्कारान् प्रति उन्मुखा जिज्ञासाश्च पाठे अस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्तः परिचयो महत्त्वञ्च निरूपितम्। अर्थ इसका होगा कि भारतीय जीवन में, भारतीय संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति का अन्यतमं वैशिष्ट्यं विद्यते, अत्यधिक विशिष्टता है। यत् मन की जीवन में समय समय पर संस्कारों के अनुष्ठान होते हैं। अद्य यानी आज संस्कार शब्द सीमित व्यंग रूप में प्रयुक्त होता है। किंतु संस्कृते रूपकरणमिदं, किंतु संस्कृति के रूप में भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति, यह भारत के, इदम मने यह, भारतस्य यानी भारत के व्यक्तित्व को रचता है। विदेशे यानी विदेश में, निवसन्तु यानी निवास करने वाले, भारतीयाः संस्कारान् प्रति उन्मुखा जिज्ञासवश्च, विदेश में निवास करने वाले भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं। पाठे अस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्तः परिचयो महत्त्वञ्च निरूपितम्, यानी इस पाठ में उन संस्कारों का संक्षिप्त परिचय महत्व के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है, भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्काराः महत्वं धारयन्। ठीक है, भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों का महत्व रहा है या संस्कारों के महत्व को धारण किए हैं। प्राचीन संस्कृतिरेभि ज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते।
प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से होता है। अत्र ऋषीणां कल्पनासीत् यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु वेदमन्त्राणां पाठः, वरिष्ठाणाम् आशीर्वादः, होमः, परिवारसदस्यानां सम्मेलनं च भवेत्। कह रहा है, यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़े लोगों का वरिष्ठाणाम आशीर्वाद, बड़े लोगों का आशीर्वाद, होम यानी हवन और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए, यानी सभी परिवार के सदस्य एक साथ इकट्ठे होने चाहिए। एवं संस्कारम महत्वम धारयन्ति, ऐसा संस्कार के महत्व को धारण करता है। यानी कहने का अभिप्राय है कि ऐसा तभी हो सकता है जब संस्कार हो। कोई संस्कार घर में होते हैं, ठीक है, जैसे मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार। तो इसमें क्या होता है कि परिवार के जितने भी सदस्य दूर दराज में रहते हैं, कोई नौकरी पर रहता है, कोई पढ़ने गया रहता है, कोई अपने बिजनेस व्यवसाय पे गए रहते हैं अपने अपने घरों को छोड़ के, तो सभी लोग एक साथ परिवार में सम्मिलित होते हैं। यानी संस्कार कराने का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है। किंच संस्कारस्य मौलिक अर्थः परिमार्जनरूपः गुणाधानरूपश्च न विस्मर्यते। किंतु कह रहा है, किंतु संस्कार का मौलिक अर्थ शुद्ध होना और गुणों को ग्रहण करना, रूप को नहीं भूलना चाहिए। आगे लिख रहा है, अतः संस्कारा मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति। यानी इसीलिए सभी संस्कार मानव के क्रम से शुद्ध करने में, दोषों को दूर करने में और गुणों को ग्रहण करने में योगदान करता है। योगदान करने में करता है। एक बार इसको एक साथ शब्दों में समझिए एक साथ, कि जो भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों के महत्व को धारण किए हुए हैं, और प्राचीन संस्कृति जो है प्राचीन संस्कृति का ज्ञान किससे होता है? संस्कार से होता है। यहाँ ऋषियों ने कल्पना की थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ हो, बड़े जनों का आशीर्वाद हो, हवन हो, परिवार के सभी सदस्य उसमें सम्मिलित होने चाहिए, तब जाकर के संस्कार का अनुष्ठान संभव है। और यानी ऐसा संस्कार अनुष्ठान कोई होगा तभी ये सभी सदस्य लोग एक साथ रह पाएंगे। एवं संस्कारम महत्वम धारयत, ऐसे संस्कार, यही संस्कार का महत्व है जो धारण किए हुए है। उसके बाद कह रहा है कि किंतु संस्कार का मौलिक अर्थ शुद्ध होना, मौलिक अर्थ परिमार्जन रूपेण, यानी किंतु संस्कार का मौलिक अर्थ शुद्ध होना और गुणों को ग्रहण करना, रूप को भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए सभी संस्कार मानव के क्रम शुद्ध करने में और दोषों को दूर करने में, दोषापनयने, ठीक है, दोषों को दूर करने में और गुणों को ग्राह्य करने में, ग्रहण करने में योगदान करता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले पैराग्राफ की ओर। अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है? संस्काराः प्रायेण पंचविधा सन्ति जन्म पूर्वास्त्रस्य शैशवा षट् शैक्षणिका पंचगृहस्थ संस्कारः विवाह रूपः एक मरणोत्तर संस्कारश्चैक एव षोडश संस्कारा भवन्ति। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधान पुंसवनं सीमान्तोन्नयनं चेति त्रयो भवन्ति। यहाँ तक पहले देख लेते हैं। दे रहा है कि संस्कार प्रायेण पंचविधा सन्ति, यानी 5
संस्कार प्रायः 5 प्रकार के हैं। पंचविधा 5 प्रकार के। जन्म से पूर्व 3, शैशवा में यानी बचपन में, बाल्यावस्था में 6, शैक्षणिका 5, शिक्षा काल में 5 और गृहस्थ संस्कार विवाह रूप में 1 और मरणोत्तर संस्कारश्चैक मरने के बाद जो संस्कार जो एक है वह है अंत्येष्टि संस्कार। एवं 16 संस्कार भवन्ति, इस प्रकार से 16 संस्कार होते हैं यानी 16 संस्कार होते हैं। जन्म पूर्व संस्कारेषु यानी जन्म पूर्व के संस्कारों में गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांतनयन संस्कार, ये 3 संस्कार होते हैं। ठीक है। अत्र गर्भ रक्षा, इससे गर्भ की रक्षा, गर्भ की रक्षा और गर्भस्थ यानी शिशु में संस्कार को जगाना, संस्कार रोपेण यानी संस्कार को रोपना, जगाना। गर्भवत्याश्च प्रसन्नता चेति, गर्भावस्थाश्च प्रसन्नता चेति प्रयोजनम कल्पितम अस्ति। गर्भ रक्षा, गर्भस्थ शिशु में संस्कार को जगाना और गर्भवती स्त्री को प्रसन्नता के लिए ये सब आयोजन की कल्पना की गई है। ठीक है। शैशव संस्कारेषु जातकर्म, नामकरणम, निष्क्रमण, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म, कर्णवेधश्चेति क्रमशः भवन्ति। यहाँ बताया जा रहा है कि संस्कार, शैशव संस्कार में बाल्यावस्था के जो संस्कार हैं उसमें पहला है जातकर्म, नामकरण, फिर निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और कर्णवेधश्चेति। ठीक है। इतने प्रकार के क्रमशः ये संस्कार होते हैं। बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ में। अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है? अगला पैराग्राफ कह रहा है कि शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ के शांत समावर्तनं चेति संस्कारः प्रकल्पिता। शिक्षा संस्कार में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ और केशांत तथा समावर्तन संस्कार प्रकल्पित है यानी होते हैं। अक्षरारंभे अक्षर लेखनम, अंक लेखनम च शिशु प्रारब्धे, यानी अक्षर के आरंभ में जब बच्चा या शिशु अक्षर लिखता है, जैसे अ से लेकर ज्ञ तक, या फिर क ख ग, या अंक में 1 2 3 4 लिखना प्रारंभ करता है, तब क्या होता है? अक्षरारंभ संस्कार होता है। उसके बाद कह रहा है कि उपनयन संस्कारस्य अर्थः गुरुड़ा शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति। उपनयन संस्कार के अर्थ में गुरु और शिष्य के अपने गृह में लाना होता है। उसके बाद तत्र शिष्य शिक्षा नियामान पालयन अध्ययनम करोति। वहाँ जो शिष्य है वह शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करता है। ते नियमाः ब्रह्मचर्य वर्ते समाविष्टः, वे ब्रह्मचर्य के सभी नियमों का पालन करते हैं। प्राचीन काले शिष्यः ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म। प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी कहे जाते थे। गुरुगृहे एव शिष्य वेदारंभ करोति स्म। गुरु के गृह में ही शिष्य वेद आरंभ करता था। वेदानां महत्वं प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते स्म। वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में श्रेष्ठ माना जाता था। केशांत संस्कारे गुरुगृह एवं शिष्यस्य प्रथम क्षौरकर्म भवति स्म।
यानी केशांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का पहला मुंडन होता था। बाल को जो कटवाया जाता है उसे कहते हैं क्षौर कर्म या मुंडन होना। ठीक है। अत्र गोदानम मुख्यम कर्म, यहाँ गोदान मुख्य कर्म होता था। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारो अपि लभ्यते। अतः इसलिए साहित्य ग्रंथेषु, ठीक है, में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी प्राप्त होता है। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य के गुरुगृहात गृहस्थ जीवने प्रवेशा। ठीक है। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था। ये समावर्तन संस्कार तब होता था जब शिष्य जो है अपनी शिक्षा को पूरी कर लेता था और गुरु उसे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की अनुमति दे करके अपने विद्यालय से यानी अपने गुरुकुल आश्रम से उसे घर भेजते थे और कहते थे कि आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें। यानी 25 वर्ष के अंतिमवें वर्ष में यह हो जाता था। आगे दिया है शिक्षावसाने गुरु शिष्यान उपदिश्य गृहं प्रेषयति। शिक्षावसाने यानी जहाँ पर वह शिक्षा ग्रहण करता था, जहाँ रहता था, शिक्षा की समाप्ति जब होती थी तो गुरु उसे उपदेश दे करके घर को भेजते थे। उसके बाद कह रहा है कि उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्मो प्रतिपाद्यन्ते। उपदेश में प्रायः वे जीवन के धर्म को प्रतिपादित करते थे यानी समझाते थे और बताते थे। तो क्या बताते थे कि जैसे यथा मैंने जैसे सत्यम वद धर्मचर स्वाध्यायान्मा प्रमदः इत्यादि। यानी जैसे कि सत्य बोलो, धर्माचरण करो, अपने आप पढ़ने में प्रमाद मत करो इत्यादि। ठीक है। इस तरह की बात को समझा करके गुरुजी भेजते थे। उसके बाद अगले पैराग्राफ में है विवाह संस्कार पूर्वक में मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनं प्रविशति। विवाह पवित्र संस्कारः मतः यत्र नानाविधानि कर्मकाण्डानि भवन्ति तेषु वाग्दानं मण्डप निर्माणं वधूगृहे वरपक्षस्य स्वागतं वरवधू परस्परं निरीक्षणं कन्यादानम् अग्निस्थापनं पाणिग्रहणं लाजाहोमः सप्तपदी सिन्दूरदानम् इत्यादि सर्वत्र समानरूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनं भवति। तदनन्तरं गर्भाधानाय दयः संस्कारा पुनरावर्तन्ते जीवनचक्र च भ्रमति मरणादन्तरम् अन्त्येष्टि संस्कारः अनुष्ठ्यते। एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्णम् उपादानं संस्कारः इति। अर्थ समझते हैं। कह रहे हैं विवाह संस्कार, ठीक है, विवाह संस्कार से ही मनुष्य गृहस्थ जीवन की वास्तविकता को प्रवेश करता है। विवाह एक पवित्र संस्कार है। यहाँ नाना विधि यानी अनेक विधियों से कर्मकांड होते हैं यानी यज्ञ या पूजा पाठ इसमें होते हैं। तेषु उसी में वागदान होता है, मंडप निर्माण होता है यानी माड़ो छवाता है, लोग कहते हैं ना माड़ो छा, कितने बढ़िया बढ़िया लोकगीत गाए जाते हैं। वर वधू वरपक्ष स्वागतम होता है यानी दुल्हन के यहाँ दूल्हे बारात लेकर के आते हैं और वो दरवाजे पर उनका स्वागत होता है। वर वधू परस्परम निरीक्षणम यानी वर वधू दोनों का निरीक्षण होता है। कन्यादान होता है। अग्नि स्थापन यानी हवन के लिए स्थान बनाया जाता है। पाणी ग्रहण होता है। फिर लाजा होमा होता है। लावा दोनों पक्ष के जो है दोनों तरफ की बुआ लोग लावा भूजती हैं। आप सभी को पता होगा शादी विवाह में बच्चों का जब स्नान होता है, इमली घोटाया जाता है तो उसके बाद लावा भूजा जाता है। दोनों पक्ष के लावा को एक साथ मिलाया जाता है, वही लाजा होमा कहलाता है। उसके बाद है सप्तपदी, फिर है सिंदूरदान इत्यादि यानी इस तरह के और भी कार्यक्रम उसमें होते हैं जो कि विवाह संस्कार में होते हैं।
सर्वत्र समानरूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजन भवति। सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कार लगभग इसी तरह से आयोजित होते हैं। तदनंतरम गर्भाधानादाय संस्कारः पुनरावर्तन्ते जीवन चक्रम च भवति। उसके बाद से गर्भाधान आदि की जो प्रक्रिया है वह संस्कार फिर से उसी तरह से होती रहती है और जीवन का चक्र घूमता रहता है। मरणा तदंतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठीयते, यानी मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठान होता है। यही यानी इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शस्य महत्वपूर्णम उपादानम संस्कारः इति, यानी इस प्रकार से भारतीय जीवन का महत्वपूर्ण स्रोत जो है, माध्यम जो है वो क्या है, संस्कार है। तो बच्चों यह था आज का आप लोगों का पाठ कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। पाठ को आप लोग 1, 2 बार 3 बार पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है। ये भारतीय संस्कार है और सबके घरों में ये भारतीय संस्कार होते हैं, लेकिन यहाँ पर कहा गया व्यंग के रूप में आजकल हो रहा है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि पहले की भांति अब सभी चीज़ें जो है संस्कार का रूप परिवर्तित कर दिया गया, उसमें थोड़ी सी पाश्चात्य संस्कृति को ले लिया गया है, जिसके वजह से व्यंग शब्द का जो है परिचय में प्रयोग कर दिया गया है। संसार देखिए परिवर्तनशील है और उसमें धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, इसीलिए यह व्यंग का रूप यहाँ पर दिया गया है कि पहले जैसी सारी चीज़ें नहीं हैं। अब संस्कार शब्द जो है सीमित रूप में हो गया है, व्यंग के रूप में अब इसका प्रयोग हो रहा है। तो बच्चों ये था आज आप लोगों का क्लास 10th में षष्ठा पाठ भारतीय संस्कार यानी भारतीय संस्कार, जो कि अक्सर इसमें से बहुत ही सुंदर बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संस्कारा कति सन्ति। पहले पूछेगा संस्कार कितने होते हैं, तो आपको बताना है 16 यानी संस्कार 16 होते हैं। अगर पूछे कि भारतीय संस्कृते परिचय केभ्यः जायते, यानी कि भारतीय संस्कृत का परिचय किससे जाना जाता है, तो संस्कारेभ्यः से जाना जाता है, संस्कारों से जाना जाता है। अगर पूछ दे भारतस्य व्यक्तित्वम कः रचयति, यानी भारत के व्यक्तित्व की रचना कौन करता है, तो आप लिखेंगे संस्कृति करती है, ठीक है। प्रश्न कभी कभी उलझाने के लिए पूछ देता है कि संस्काराः प्रायेण कति विधा सन्ति, यानी संस्कार प्रायेण कितने प्रकार के हैं, तो बच्चों आप लोग को लिखना है 5 विधा, ठीक है। या ये पूछ दे कि जन्मतः पूर्व कति संस्कारा भवन्ति, जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो आपको लिखना है त्रयः, यानी 3 संस्कार होते हैं। अगर पूछे शैक्षणिका संस्कारा कति सन्ति, तो आप लिखेंगे पंच संस्कारा सन्ति, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न हम आप लोग प्रश्न और इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप सभी को अगली वीडियो में देंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप सभी इसे पढ़ें, समझें और इसका अध्ययन करें, अध्यापन करें, स्व अध्ययन करें, ठीक है। आपस में चर्चा करें तो आप जल्दी से इसे सीख पाएंगे और हम प्रयास करेंगे कि आप सभी को इसका प्रश्नोत्तर भी कंप्लीट कर दें और आप सभी उसे समय से प्राप्त कर सकें। तो जो भी नए बच्चे हैं अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो अब इसे क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी जो है, घंटी की जो ऑप्शन है उसको क्लिक करें, उस बेल पे प्रेस कर दें, ताकि इसके बाद वाली जो वीडियो हम जो भी भविष्य में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको तुरंत आपको मिल सके। तो बहुत अधिक समय ना लेते हुए अब यहीं पे हम पाठ को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।